ये कहानी है सन 1820 की। फ्रांस की एक शांत सी प्रयोगशाला में महान वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर एक ऐसे रहस्य से भिड़ रहे थे जिसने आगे चलकर पूरी विज्ञान दुनिया को भ्रमित कर दिया। उस समय तक वैज्ञानिक ये जान चुके थे कि करंट एक चुंबक को हिला सकता है, लेकिन अब आंद्रे एम्पियर के सामने एक नया सवाल खड़ा था। क्या बैटरी के वोल्टेज को बदलकर इस चुंबकीय बल और करंट की ताकत को कंट्रोल किया जा सकता है? अपना जवाब पाने के लिए एम्पियर एक वोल्टाइक सेल को तारों से जोड़ते हैं। सुई थोड़ा सा झुकती है, दूसरा सेल, फिर वही झुकाव, तीसरा सेल, फिर भी कोई बदलाव नहीं। वोल्टेज तो बढ़ रहा है पर डिफ्लेक्शन स्थिर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि करंट और वोल्टेज का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एक और वैज्ञानिक समुदाय एम्पियर के इसी निष्कर्ष को सच मान चुका था। वहीं दूसरी ओर जर्मनी के कोलोन शहर में एक क्लासरूम में जॉर्ज ओहम अपने छात्रों को एक ऐसी एनालॉजी समझा रहे थे जो एम्पियर की सोच से बिल्कुल अलग थी। बच्चों, कल्पना कीजिए, ये बैटरी एक ऊंची रखी पानी की टंकी है और तार एक पाइप। जब हम टंकी की ऊंचाई बढ़ाते हैं तो पानी का दबाव बढ़ता है और पाइप में पानी तेज बहता है। बैटरी के केस में भी हम यही उम्मीद करते हैं। अगर हम उसका प्रेशर यानी कि वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ना चाहिए। क्लास भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन ओहम के मन में एक ही बात बार बार गूंज रही थी। विज्ञान सिर्फ एनालॉजी से नहीं बल्कि ठोस प्रमाणों से आगे बढ़ता है, और अपनी इस पानी के बहाव वाली एनालॉजी को साबित करने के लिए उन्हें चाहिए था ठोस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। ओहम ने अपनी थियरी को साबित करने के लिए कोलोन के अपने स्कूल की लैब में अपने सहयोगी के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण प्रयोग की रूपरेखा तैयार की। उन दोनों ने अपना पहला प्रयोग शुरू किया, जिसमें भिन्न भिन्न धातुओं के बने तारों में प्रवाहित हो रही करंट को नापा गया। सर, कॉपर के तार में करंट काफी ज्यादा है और एल्यूमिनियम में कम, ऐसा क्यों? कॉपर के तार में करंट एल्युमिनियम की तुलना में कहीं ज्यादा बह रहा है। मानो कॉपर का तार एक बिल्कुल साफ पाइप हो, जबकि एल्युमिनियम का तार उस पाइप जैसा है जिसमें कैल्शियम की मोटी परत जम गई हो, जहां हर जगह रुकावट मिलती है। आगे चलकर इसी रुकावट को रेजिस्टिविटी नाम दिया गया, जो प्रत्येक धातु का एक अनूठा गुण है। जिस धातु में रेजिस्टिविटी कम होती है वो करंट को आसानी से बहने देती है। यही वजह है कि कॉपर और उसके बाद एल्यूमिनियम कम रेजिस्टिविटी के कारण हमेशा तार बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगले चरण में ओहम ने अपने सेटअप में मोटे तार का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रोफेसर, ये तो उल्टा हो गया। करंट बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो तो और घट गई है। समस्या बैटरी में है। ये स्टेबल वोल्टेज नहीं दे पा रही। समय के साथ इसकी शक्ति घटती जा रही है। शायद इस प्रयोग के लिए थर्मोकपल ज्यादा बेहतर रहेगा। थर्मोकपल? हाँ, थर्मोकपल। यहाँ पर दो अलग धातुओं के बीच तापमान का अंतर बनाया जाए तो ये स्टेबल वोल्टेज पैदा करता है। अगर हम एक सिरा गर्म और दूसरा ठंडा रख सकें तो हमें मिल जाएगा एक स्टेबल वोल्टेज स्रोत। ओहम जर्मन वैज्ञानिक सीबेक के थर्मोकपल सेटअप को अपनी लैब में तैयार करते हैं। देखो, अब हम तार की लंबाई और मोटाई का असर सटीकता से माप सकते हैं। ओहम तारों में वोल्टेज अप्लाई करते हैं और करंट की रीडिंग नोट करते हैं। समझ आ गया। किसी भी तार में वोल्टेज और करंट का अनुपात यानी रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही होती है। अगर बैटरी के 10 वोल्ट के लिए करंट 5 एम्पियर है, तो अगर हम वोल्टेज बढ़ाकर 20 कर दें तो करंट भी बढ़कर 10 हो जाएगा। और दोनों ही केस में ये रेशियो 2 ही मिलेगा। इस कांस्टेंट को रेजिस्टेंस का नाम दिया गया, जिसकी यूनिट ओम है। सन 1834 में व्हीटस्टोन ने अपनी किताब में इसे ओहम का नियम कहा, जो बताता है कि करंट वोल्टेज के सीधे प्रोपोर्शनल और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बशर्ते तापमान आदि कांस्टेंट रहें। पर एक कंफ्यूजन अभी भी बाकी है। जब एम्पियर ने सेल सीरीज में जोड़े थे तो करंट तो बढ़नी चाहिए थी ना? बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग में एक पैरामीटर को नजरअंदाज कर दिया था। पता है कौन सा?
कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।